अब देखो, ये जो कावेरी इंजन है, वैसे तो इसको तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बना रहे हैं, पर अभी डीआरडीओ ने बोला है कि इसको हम तेजस एलसीए के लिए यूज नहीं कर सकते। डीआरडीओ का ही बनाया हुआ एक घातक है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसमें इसको यूज कर लेंगे। तो कावेरी इंजन मतलब आपको थ्रस्ट के ऊपर काम करना है। थ्रस्ट वही आ गया एक्सट्रीम फोर्स। जब मान लो आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, मतलब हमारे एयरफोर्स के पर्सोनल, तो उस टाइम पे उनको ज्यादा स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो अपना इंजन भी अपग्रेडेड होना चाहिए। प्लस इंजन के अंदर एक क्वालिटी ऐड करनी पड़ेगी कि साइज छोटा हो पर कैपेबिलिटी ज्यादा हो। तो यहाँ पे आफ्टर बर्नर्स के ऊपर काम किया जा रहा है। और ये जो कावेरी इंजन है, ऐसा नहीं है आज ही इसको बना रहे हैं, 1989 से इसका काम चल रखा है। पर वजन की बात करें, बाकी जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, उनसे इस इंजन का वजन पहले 300 किलो ज्यादा था। मतलब टोटल वजन की बात नहीं कर रही, कंपेयर करा कि 300 किलो वजन ज्यादा था। अब इसका वजन 100 किलो और रिड्यूस कर दिया है, मतलब अभी के लिए 200 किलो ज्यादा है। तो मतलब वेट रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन काम किसके ऊपर करा गया है? तो आफ्टर बर्निंग के ऊपर। आफ्टर बर्निंग समझ गए ना, जब थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट एकदम से पड़ेगी कि अभी एकदम से स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, एग्जॉस्ट ज्यादा निकल के आएगा, तो उस टाइम पे ये कावेरी इंजन अपग्रेडेड होने चाहिए। अब तेजस एलसीए के अंदर इसको क्यों नहीं यूज करा गया, उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा पूरी डिटेल में कि क्या कितने किलो न्यूटन तक की ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, तेजस एलसीए की कितनी डिमांड है, क्यों इसको घातक के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वन बाय वन देखो इन सारी चीजों को। सबसे पहले कावेरी इंजन 30 इयर्स का ड्रीम है, 30 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कॉम्बैट रोल में अपनी कैपेबिलिटी, और दूसरा सेल्फ रिलायंट हम होना चाहते हैं, जो बाकी कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है कि इंजन इंडिजीनस होना चाहिए। AMCA, आप 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पढ़ रहे हो ना। अभी तक हमारे पास जो मैक्सिमम जनरेशन है एयरक्राफ्ट की, वो है 4.5 तक राफेल एग्जाम्पल आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि वहां चाइना ने बोल दिया 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। 5th जनरेशन में क्या होगा, पायलट कम से कम, मतलब एक पायलट के साथ भी काम चल जाएगा। ऑटो पायलट मोड्स भी ठीक ठाक इंक्लूड करी जाएंगी। जब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आएंगे, उसके अंदर पायलट की ही नीड नहीं बचेगी, वहां पे रोबोट आगे, ऑटोमेशन होगा डिसीजन मेकिंग में भी, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन वहां से कट ऑफ करा जाएगा। वैसे इंडिया ने AMCA प्रोजेक्ट चलाया, दैट इज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये 5th जनरेशन के बनाएंगे, और इंडिया ने बोला हम इंडिजीनियसली इसको बनाएंगे। अभी टाइम लगेगा बनाते बनाते, पहले स्पेयर पार्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इंजन भी क्या आ गया, एक पार्ट ही है ना एयरक्राफ्ट का। तो बोला कि कावेरी इंजन के अंदर हम जल्दी से जल्दी जितनी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं उतनी हमें कंडक्ट करनी है। तो और दूसरा रीजन क्या रहता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हमेशा एक हर्डल बनता है दो कंट्रीज के बीच में। कोई भी कंट्री बोलती है बेच देंगे, पर बताएंगे नहीं कि कैसे बनी है ये, तो वो सबसे बड़ा हर्डल रहता है। इन शॉर्ट, इंडिया को अपनी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, प्लस डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, और ये कावेरी इंजन इंडिजीनस वर्जन आएगा इंडिया का। अब जब भी आप जेट्स के बारे में पढ़ते हो, 3 कैटेगरीज मेनली इसमें पढ़नी होती है, वैसे तो कैटेगरीज बहुत सारी हैं। स्ट्रक्चर में 3 चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी, वन इज कॉम्प्रेशन, दूसरा है कंबशन, तीसरा है एक्सपांशन। एयरक्राफ्ट सभी ने देखा है, बड़े बड़े साइड में 2 चैम्बर्स होते हैं जिसके थ्रू हवा खींचती है, उसके आगे फिर मेटल आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो सब कुछ चला जाता है उसके अंदर। तो सबसे पहले काम क्या होता है, हवा को अंदर इनटेक करना। तो हवा जब इनटेक होती है तो उसको पहले कंप्रेस करा जाता है। 100% हवा अगर आई तो 100% की 100% एक ही बारी में तो यूज नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन घटती जाती है। सुना है ना ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन घट जाती है, सर दर्द करता है, नॉजिया फील होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन घटेगी। हवा पे फोकस क्यों नहीं करा, ऑक्सीजन पे क्यों करा? क्योंकि ऑक्सीजन ही तो बर्निंग में हेल्प करता है। आप कैंडल लेना, उसको बर्न करना, उसके ऊपर से ग्लास रख देना, वो बंद हो जाएगी ना थोड़ी देर में। क्यों बंद हुई? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी हाइट के ऊपर, सर्टेन हाइट। अब आपने क्या किया, यहां से हवा भर ली उस चैम्बर के थ्रू, और उसके बाद इसको कंप्रेशन आगे कर दिया। कंप्रेशन का क्या मतलब है कि 100% एयर थी, तो सिर्फ अभी के लिए मुझे 30% का यूसेज रहेगा, या शायद 70% का यूसेज रहेगा। बाकी की जो हवा है वो मैं एट सर्टेन हाइट यूज करूंगी। सबसे पहले कंप्रेशन। अब कंप्रेशन आपने हवा की कर ली, उसके बाद आपको बर्निंग करनी पड़ेगी ना फ्यूल की। तो विंग्स में क्या होता है, फ्यूल। तभी तो जब एयरक्राफ्ट गिरते हैं एक ही बारी में वो हवा कैच कर लेता है। गुजरात वाला सिनारियो आपने देखा। उसके अलावा कॉम्बैट में बहुत सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, एकदम से कैच कर लेता है। क्यों? क्योंकि विंग्स हैं साइड में और इतना ज्यादा फ्यूल उसमें अवेलेबल है, एकदम से स्ट्राइक करेगा। ऑलरेडी फ्रिक्शन हो रखी थी, स्पार्क ऑलरेडी प्रोड्यूस था, सारा वो जल जाता है एक ही बारी में। सेकंड जो चैम्बर आता है वो कंबशन का है, जहां पे वो बड़ा सा चैम्बर प्लस विंग्स आपस में जुड़े हैं। ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या आता रहेगा, फ्यूल। अब फ्यूल यहाँ पे बर्न होगा, और फ्यूल जब बर्न होगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, गैसेस। गैसेस के साथ साथ फोर्स। फोर्स की भी जो एडवांस फॉर्म आती है दैट इज थ्रस्ट।
जैसे स्पेस व्हीकल की लॉन्चिंग करते हैं, देखिए सभी ने वीडियो, पीछे को करते हैं काउंट डाउन, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पीछे को बड़ा ज्यादा धुआं निकलता है, आग निकलती है, क्योंकि उस पॉइंट पे आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, तो आपको जोर ज्यादा लगेगा। तो ये जो पीछे वाला चैम्बर है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपांशन भी बोल देते हैं या एग्जॉस्ट चैम्बर भी बोलते हैं, जहां से गैसेस निकलेंगी। एक और इमेज देखो ध्यान से, ये टर्बोजेट है, ये देख लो यहाँ पे भी टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट। टर्बोजेट में टर्बाइंस का बड़ा यूज करते थे। टर्बाइन भी क्या करता है, आप जब मूव करेगा तो एनर्जी जनरेट करता चलेगा। बाद में बोला कि टर्बाइंस की वजह से ना वजन बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें तो वजन रिड्यूस करना था, तो आगे हमने एरोडायनेमिकली जो शेप्स थी इन इंजन की, उनको चेंज करने पे ज्यादा काम करा कि वजन भी कम रहे प्लस आउटपुट भी ज्यादा निकल के आए। तो हमने रैम जेट के अंदर क्या करा, ये देखो एरोडायनेमिकली शेप्स को चेंज करा। फिजिक्स लगी यहाँ पे, आपने वर्ड याद रखना है, एरोडायनेमिकली। अब ये जो चैम्बर था ये भी घट गया, प्लस फ्यूल की बर्निंग और ज्यादा एडवांस हो रही है। कलर देखते चलना, यहाँ पे कम निकल रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हुआ। अगला है स्क्रैमजेट। अब बोला कि हमें अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट यूज करने हैं, 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट यूज करने हैं, तो हमें हाइपरसोनिक रेंज में जाना पड़ेगा, तो एग्जॉस्ट और ज्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा। अब इसको और ज्यादा ध्यान से देखो, यहाँ पे आग कम में थोड़ी टर्बोजेट्स, रैमजेट में थोड़ी ज्यादा दिख रही है, यहाँ पे देखोगे एग्जॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज कर गया है। तो कावेरी इंजन इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पे थ्रस्ट और ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तेजस एलसीए के अंदर क्यों नहीं यूज करा, वो थ्रस्ट अभी कम है, तो इसी वजह से तेजस एलसीए के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज देखी जाती है जब भी कंप्रेशन, कंबशन या एक्सपांशन के ऊपर काम किया जाता है। अब एक्सपांशन, ये दो तो याद रह जाएंगे आपको। कंप्रेशन मतलब किसी चीज को, एरिया को कम कर देना, एक्सपांशन मतलब एरिया बढ़ जाएगा। यहां से बहुत सारी हवा खींची पर कम कम आपने यूज करी, यहाँ पे एक ही बारी में जितनी ज्यादा हवा निकल रही है, मतलब गैसेस निकल रही है, उतनी ज्यादा आपके एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, मतलब आप बढ़ाते जा रहे हो उसको। रैमजेट देखोगे सबसोनिक से लेके सुपरसोनिक का 3.5 मैक नंबर तक वर्क कर लेता है, या 3 रख लो आप मैक्सिमम। ये वाला सुपरसोनिक पे ही काम करेगा, और 3 के बियॉन्ड चला जाता है जब अपना एग्जॉस्ट छोड़ता है। हाइपरसोनिक रेंज में भी यही वाला यूज करा जाता है। तो एडवांसमेंट करी गई एरोडायनेमिकली, शेप्स में चेंजेस करे गए ताकि वजन इनका कम होता चले पर कैपेबिलिटी इनकी इंक्रीज होती जाए। लग गया थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता। बाकी कावेरी इंजन के 2-3 फैक्ट याद रख लेना। जो इसका कंप्रेशन वाला चैम्बर है ना, वो टाइटेनियम एलॉय का बना हुआ है। अब टाइटेनियम का क्यों, क्योंकि जब कॉकपिट जो फ्रंट पार्ट होता है जहां पे पायलट बैठे होते हैं, उसी से होता है ना टेक ऑफ हमेशा एयरक्राफ्ट का, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन भी वहीं पे पड़ता है। और ऊपर से टेम्परेचर में वेरिएशन, प्रेशर में वेरिएशन, तो सबसे ज्यादा वेयर एंड टियर भी कहां पे मिलेगा आपको, फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड ऐसी होनी चाहिए जहां पे कोरोजन के चांसेस कम हो। तो यहाँ पे कौन सा एलॉय यूज करा गया, टाइटेनियम एलॉय। तो सबसे बड़ी एलॉय मानी जाती है ये, जब भी एक्सट्रीम टेम्परेचर या प्रेशर वाली कंडीशन आनी हो। उसके बाद जो कंबशन वाला चैम्बर है, अब कंबशन वाला चैम्बर ऐसा होना चाहिए जो बर्न ना करे जल्दी, तो यहाँ पे निकल और निकल के सुपर एलॉयज को यूज करा गया। जैसे आपने हीटर देखा होगा, तो वहां पे भी आप किस की, क्रोमियम, निकल, इन्हीं की रॉड्स को बनाना ज्यादा प्रेफर करते हो। आपको आग की रिप्लेसमेंट ही है ना हीटर, एक तरह से, कि जहां पे चूल्हे अवेलेबल नहीं है वहां पे आप हीटर का यूज कर सको, पर वो जलती थोड़ी है, नाइक्रोम बोलते हैं उसको, निकल प्लस क्रोमियम, तो वो जला नहीं खुद, जब जलेगा तो वो डैमेज हो गया। तो यहाँ पे कंबशन वाले चैम्बर में निकल बेस्ड सुपर एलॉयज का यूज करा गया। बाकी ये नोजल है जहां से तो सिर्फ एग्जॉस्ट निकलेगा, तो नॉर्मल जो सिरामिक्स वगैरह यूज करे जाते हैं वही यूज करें। और बाकी यहाँ पे देख लो टेम्परेचर लिखा हुआ है, बार्स लिखी है, मतलब प्रेशर के बारे में मेंशन कर रहा है, हर चीज को ये टॉलरेट करेगा। तो इतनी ज्यादा आपने टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, ये 2-3 फैक्ट याद रख लेना। कंप्रेसर जो है टाइटेनियम एलॉय, यहाँ पे देखोगे तो निकल बेस का सुपर एलॉय, हीटर के साथ याद रख लेना एटलीस्ट, जो निकल वाली बात थी। बाकी राफेल एंड इंडिजनाइजेशन, इंडिया राफेल जेट्स और ज्यादा प्रोक्योर कर रहा है फ्रॉम फ्रांस। तो और कुछ क्रिटिसिज्म भी आते हैं इंडिया को लेके कि फॉरेन ही परचेज करते हैं, खुद कितने बनाए, कभी खुद की कंट्री के क्वेश्चन मार्क उठते हैं, कभी बाहर की कंट्रीज क्वेश्चन मार्क करती हैं। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया अब इंक्रीज कर रहा है, अपने अपने वेपन सिस्टम बना रहा है, अपने ड्रोन्स बना रहे हैं, अपनी आर्टिलरी गन्स बना रहे हैं, मतलब हम किसको बूस्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस। पर कावेरी डू रिमेंबर, ये आज का इनिशिएटिव नहीं है, इसके ऊपर काम तब से चला हुआ है जब से, हाँ, तो जब से आप डिफेंस टेक के अंदर अपना स्टेप ऑलरेडी रख चुके थे, तो तब से कावेरी इंजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो डीआरडीओ ने ये डेवलप करा है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट 1989 में शुरू हो गया था। डेकेड्स ऑफ चैलेंज, मतलब बड़े साल, 10 साल 20 साल बीत गए, पर इसमें इंप्रूवमेंट हुई जा रही है परफॉर्मेंस बेसिस पे। और अब फाइनली लॉन्ग परस्यूट जो गोल है इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन का, उसकी तरफ हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। और बाकी वही लिखा है,
AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन के अगर एयरक्राफ्ट बनाने हैं, आपके पास अपना इंजन भी होना चाहिए, बिना इंजन के एयरक्राफ्ट थोड़ी चलेगा। उसके बाद DRDO में भी कौन सी इंपॉर्टेंट इनकी बॉडी है, तो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारी लैब्स आती हैं DRDO के अंडर। एडवांस डेवलपमेंट एरोनॉटिक्स के बारे में आपने पढ़ा था, ADA भी जिसको बोलते हो, तो वैसे GTRE भी है और DRDO के ही अंडर आते हैं, जिन्होंने इंजन के ऊपर अभी काम चला रखा है। बाकी किसके ऊपर चेक करा, आफ्टर बर्नर कैपेबिलिटी, आफ्टर बर्नर जलने के बाद कितनी कैपेबिलिटी है, मतलब वो जो एक्सपांशन वाला चैम्बर देखा ना, कंप्रेशन, फिर क्या था, कंबशन, फिर एक्सपांशन, एक्सपांशन वो था जो एग्जॉस्ट वाला चैम्बर था, ठीक है, उसको याद रखना। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो थर्ड वाला कैटेगरी आपने देखा, तो आफ्टर बर्नर कैपेबिलिटी। बाकी इसको ओरिजिनली बनाना था तेजस LCA के लिए, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पर अभी के लिए बोला है कि इसको हम तेजस के अंदर यूज नहीं कर सकते ड्यू टू थ्रस्ट शॉर्टफॉल। अभी के लिए डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। अब डिमांड कितनी है तो ये देख लो, जो करंट थ्रस्ट अचीव हुआ है दैट इज 72 किलो न्यूटन्स का, तेजस LCA के लिए कितनी है, 83 to 85 किलो न्यूटन्स की। तो मतलब अभी के लिए डिमांड इसकी फुलफिल नहीं हुई है, थोड़ी और अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड रहेंगी, तब जाके कहीं ये तेजस LCA के अंदर यूज होगा। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस आ गया, इसको ध्यान में रख लेना एटलीस्ट। और डेरिवेटिव वर्जन, कावेरी इंजन का ही एक और डेरिवेटिव वर्जन है, जिसको बोला DRDO के घातक में यूज करेंगे। जो साइड में पिक्चर लगी है, DRDO ने मैन्युफैक्चर करा है, घातक है। घातक है क्या चीज, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, UAV एक तरह का है। घातक बस इतना याद रख लेना है क्या, UAV की कैटेगरी में आता है। बाकी रीजन लग गया ना पता, एक आधी प्री में आ जाती है कई बार ऐसी स्टेटमेंट भी कि क्या रीजन रहा, कोई भी बेतुका सा रीजन आ सकता है, पर थ्रस्ट का मेन रीजन था। क्योंकि कावेरी इंजन बन तो गया इंजन, वो तो सभी को डायनामिक्स पता है कि कैसे कैसे बनेगा, पर वो जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो आफ्टर बर्नर कैपेबिलिटी, कईयों ने बोला कि R&D की फंडिंग, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेंटर से पैसा टाइम पे नहीं होता, ये भी एक रीजन है। जब को पैसा आता है ना, तब को टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। पर DRDO ने बोला नहीं, फंडिंग इशू नहीं है, कहीं टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड से एडवांस करती जा रही है, समझ रहे हो, ये बोला DRDO की तरफ से। पर बात एक ही है, फंड अगर डिले हुआ, टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, जब को आप उसको बनाओगे कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इवन थोड़े साल पहले की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर DRDO ने खुद बोला था कि हमें पैसा लेट मिलता है। मतलब हमने टेक्नोलॉजी अगर बोला कि 2022 में बनेगी, पैसा 23 या 24 में जाके आएगा, तब को टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। एनीवेज, आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है तो ये तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अब एयर फ्लो एंड परफॉर्मेंस, अब एयर फ्लो की बात करी, कंप्रेशन की बात करी कि एग्जॉस्ट की, ढंग से देख के बताओ। एयर फ्लो, कंप्रेशन, एयर फ्लो वो तो निकल गई बाहर हवा, वो आउटफ्लो हुआ। यहाँ पे एयर का फ्लो इन की बात कर रहा है, कंप्रेशर वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये कितनी जा रही है कावेरी के अंदर, 78 kg पर सेकेंड। जो दूसरा डसॉल्ट राफेल के अंदर यूज होता है, सैनकेमा M88, उसके अंदर 65 kg पर सेकेंड की हवा जाती है। तो मतलब कंप्रेशर वाला पार्ट इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो डसॉल्ट राफेल में जो इंजन यूज कर रहे हैं उसके अंदर 65 kg पर सेकेंड की है, यहाँ पे कितनी आ गई, 78 kg पर सेकेंड की। तो मतलब कंप्रेशन वाले पार्ट पे ठीक ठाक इंप्रूवमेंट हमने शो करी है। तो ये क्या दिखा रहा है, कोर इंजन कैपेबिलिटी को भी। अब दूसरा आता है वेट चैलेंज। पहले के कंपैरिजन में जो कावेरी इंजन का वजन है वो 300 किलो ज्यादा था जो बाकी के कॉम्पिटिटिव हमारे पार्ट्स हैं, और DRDO ने बोला है कि हमने इसको भी 100 किलो रिड्यूस कर दिया है। आप जब ना पिक्चर देखोगे तो जैसा आपने स्क्रैमजेट इंजन देखा ना, बस वैसे ही उसका आउटलुक भी है। वो आपको ऐसे टाइटेनियम की बात करी, निकल की बात करी, स्टील के जैसे दिखाई देंगी चीजें लगभग, कि ऐसे इसको मैन्युफैक्चर करा जा रहा है। एंड रिमेनिंग एक्सेस वेट गैप अभी भी कितना है, 200 किलो का, मतलब इसको भी रिड्यूस करने पे DRDO काम कर रहा है। एंड इसके दो डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे कावेरी D2 देन कावेरी D3, और इनको भी GTRE ने ही डिलीवर करने के लिए बोल दिया। और गोदरेज एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बनाने पे काम करता है, मेड इन इंडिया। और बाकी अगर ये सक्सेसफुल रहता है ऊपर, ये जो डेरिवेटिव्स का काम है D2 एंड D3, तो उसके बाद HAL के ऊपर जो ज्यादा डिपेंडेंसी है DRDO की, वो भी रिड्यूस होती हुई आपको दिखेगी। बाकी इंजन में भी हमें सेल्फ रिलायंट बनना है बाय 2027 एज पर द रिपोर्ट्स। तो वही सारी चीजें हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर कैसे इंडिजिनाइज हो रहा है, आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। वहां पे आप गन तक नहीं रहोगे, वहां पे आप एयरक्राफ्ट का ही अकेला एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, वहां पे आप अकेला वेसल का एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, सारे कुछ लिखने पड़ेंगे। हिमगिरी, उदयगिरी, उसके अलावा हाँ गैलियम नाइट्राइट आ गया, उसके अलावा अभी कावेरी इंजन आपने देखा, घातक देखा UAV की कैटेगरी में, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे उसमें। मतलब डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके आंसर में। प्री के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब में तब भी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इसको लिख पाए तो, ठीक है।